नमस्कार। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 50 प्रश्नों को टेस्ट के रूप में देखते हैं। इसमें आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और आप लोग भी साथ में टेस्ट देते चलें। पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? देखिए, आप सभी को पता है कि पत्र से भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ओके, तो पत्र को भी आपको पढ़ना है। देखिए, छात्र द्वारा अनुपस्थिति दंड को माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र, ये आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। आवेदन पत्र को निवेदन पत्र भी कहते हैं और प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों में से अगर कोई भी लिखा रहेगा ऑप्शन में तो वो तीनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? यानी ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए, साधु आ रहे हैं, अगर आप इस वाक्य को देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो क्रिया है वो बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अर्थात जो साधु होंगे वो साधु का वचन होगा बहुवचन। ओके। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आप सभी को पता है। ऑप्शन डी में शा, शा, शा और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अछुण्ण लिखा है। अछुण्ण में इन चारों में से अगर देखेंगे तो सबसे शुद्ध और सबसे सही ऑप्शन सी है, यही शुद्ध है, बाकी तीनों सही नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें टिप्पणी कौन सी शुद्ध लिखी है? तो इसमें भी अगर आप देखें तो ऑप्शन डी टिप्पणी यही शुद्ध लिखी है, बाकी से सभी गलत हैं। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यथा धन उचित बराबर यथोचित। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। यथोचित में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद होता है। ऑप्शन ए का में हलंत भी रहेगा, याद रखिएगा। ऋक धन वेद इज इक्वल टू ऋग्वेद, और ये व्यंजन संधि है। ऋग्वेद कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? देखिए, नेत्रहीन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा नेत्र से हीन, यानी इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? हमने आपको बताया था कि आप ये फॉर्मूला रट लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी यहाँ पर नेत्र से हीन में जो से है वो करण तत्पुरुष का है। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, करण तत्पुरुष या तत्पुरुष समास। अगला है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है? देखिए, जब विग्रह करेंगे तो लंबोदर, ऑप्शन डी, लंबा है उदर जिसका, अर्थात यहाँ पर भगवान गणेश को कहा जा रहा है। यहाँ पर यानी ये दोनों पद नहीं प्रधान है बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जबकि माता पिता में द्वंद्व समास है, त्रिलोकी में द्विगु समास है और जलचर में तत्पुरुष समास है। ओके। अगला है, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन में आ उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो है वो शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार, सरकार शब्द में सर उपसर्ग है, और ये जो सरकार है वो फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट, कड़वा जो मूल शब्द है कड़वा, उसी से बना है कड़वाहट। तो कड़वा धन आहट, यहाँ पर आहट प्रत्यय है, ये मिलकर बनेगा कड़वाहट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी संस्कृत शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो घृत ये तत्सम है, बिल्कुल सही है। दुग्ध भी है, अतिन भी है। आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि आंसू का तत्सम अश्रु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। इनमें से तद्भव ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, गोसाई, क्योंकि गोसाई का जो तत्सम होता है वो होता है गोस्वामी। जबकि जाड्य, विक्षोभ और संतापन
ये तीनों ऑलरेडी तत्सम शब्द हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम कौन सा है? ढीठ ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धृष्ट होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, तद्भव शब्द इसमें राजा नहीं है। राजा एक तत्सम शब्द है, राजा का तद्भव राय होता है, जबकि खेत, दाहिना और किसान ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, खेत का जो तत्सम होगा वो क्षेत्र होता है, किसान का कृषक होता है और दाहिना का दक्षिण होता है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि कह देने से कवि जाति की समस्त का बोध हो जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कवि होते हैं, तो इन सभी का बोध कवि को कह देने से हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, हरियाली है। हरियाली में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। हरियाली में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है, भाववाचक। अगला, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें कोई रेखांकित है, इसमें बताना है कि आपको कौन सा सर्वनाम है। कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न शब्दों में से विशेषण कौन सा है? विशेषण, इसमें अगर आप देखें तो पांचवा, ऑप्शन डी सही है। पांचवा शब्द यहाँ पर विशेषण बता रहा है, और कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। अगला, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी ये आकर्मक क्रिया है। ठीक है, आकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए सही होगा, आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में जो क्योंकि शब्द आया है ये यहाँ पर कारणवाचक अव्यय है। ऑप्शन सी डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है कि अव्यय कौन सा है। ऑप्शन सी आह, आह इसमें अव्यय है, और आह कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जैसे आह है, वाह है, अरे है, ये सब क्या है? ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अगला है, आग शब्द का पर्यायवाची है। आग के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, हमने आपको बताया था। आग के पर्यायवाची अनल होता है, पावक होता है, वायुशखा होता है, दहन होता है, वैश्वानर होता है। यानी ऑप्शन बी सही होगा, वैश्वानर। इसके अलावा कृशानु भी होता है, हुताशन भी होता है, जातवेद भी होता है। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। इसी में से एक है वैश्वानर, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, इसमें जो पुंडरीक है, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। और सैंधव ये घोड़े का पर्यायवाची होता है, जो कि परीक्षा में पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न है, धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, धूसर का पर्यायवाची होता है बेशर। ऑप्शन सी सही होगा, बेशर। ठीक है, इसके अलावा सदन जो है वो घर का पर्यायवाची होता है, गजवदन गणेश का होता है, और खनक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला प्रश्न है, असीम का विलोम है। असीम का विलोम ससीम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। भोगी का विलोम क्या होता है? भोगी का विलोम योगी होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, तो घोंसले को और क्या कहा जाता है? घोंसले का पर्यायवाची नीड़ है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नीड़ बनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अपने और डॉट डॉट के लिए लड़ना धर्म है। इसमें बीच में क्या शब्द आएगा? तो इसमें आएगा अपने स्वत्व के लिए लड़ना, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ये उचित शब्द इसमें होगा। अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको अक्षम्य कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, जिसका दमन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा दमित। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ये एक मुहावरा है, बाझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा।
इसका अर्थ क्या होगा? बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। ओके। अगला प्रश्न है, भई गति सांप छछूंदर केरी। इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका सही अर्थ होगा दुविधा में होना। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य निम्न में से कौन सा है? जो दो वाक्यों को मिलाने से बनता है उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यानी इसमें दो वाक्य को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? जिस वाक्य में किसी भी बात का संदेह प्रकट होता है उसको संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन सी, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, ये संदेहवाचक है क्योंकि इसमें शायद शब्द लगा है और शायद शब्द संदेह प्रकट करता है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए और आप हमको बताइए कि इसमें सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए इसमें ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें, ये एक वाक्य सबसे ज़्यादा शुद्ध है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता, ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इस रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी बात पर यकीन ना करें, इसमें करण कारक है। ऑप्शन सी सही होगा, करण कारक। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, यानी कार का संबंध जो है वो मुझसे है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास, इसमें जो पानी है वो पुल्लिंग शब्द है और शेष सभी नदी, इलायची और प्यास स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें सुंदरता, सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण इन चारों में से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल तो है लेकिन उसमें भी संदिग्धता संलिप्त है, ठीक है, उसमें भी संदेह बना हुआ है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद यानी यह में क्या है? यह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध लिखा गया है। ये कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी, कवित्री यहाँ पर शुद्ध है और ये सब गलत है, ठीक है। नूपुर, ये ऐसे लिखा जाएगा, नू और ये पा पे बड़े ऊ की नहीं छोटे ऊ की ही मात्रा रहेगी, तो नूपुर ऐसे लिखा जाएगा। स्मरण जो इसमें लिखा है ये भी गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा स्मरण। और जबकि परिस्थिति भी यहाँ पर गलत लिखी है, परिस्थिति को शुद्ध में ऐसे लिखा जाएगा परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी आदि बोली आती है, लेकिन जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वही प्रश्न रिपीट हुआ है, अवधी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? अधिसूचना को अंग्रेजी में कहते हैं नोटिफिकेशन। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी में अनुवाद यही होगा कि प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची अहंकार, अभिमान या घमंड होता है, तो इसमें ऑप्शन सी अहंकार, ये दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ओके।
तो ये कुल 50 प्रश्नों की एक अच्छा टेस्ट था। आप लोग इसमें अपना स्कोर बताइए और ऐसे ही ढेर सारे टेस्ट और करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपके इस चैनल पर करवाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।